अस्सलाम बच्चों, इस वीडियो में डिप्रिसिएशन के हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज टेंजिबल नॉन करंट एसेट। इसमें से कौन सी चीज को आप टेंजिबल नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई नहीं कर सकते हो? ठीक है जी। सबसे पहले लिखा हुआ है कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर यूज इन फैक्ट्री इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज के लिए कोई आपने जो है वो अपने बिजनेस में एक जनरेटर रखा हुआ है, और जो कि हेल्ड फॉर यूज है, यानी कि इस्तेमाल के लिए, या आपने रखा इसलिए ताकि आप उसको इस्तेमाल करो। बिल्कुल ये नॉन करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आता है। तो ए तो टेंजेबल नॉन करंट एसेट है। बी में लिखा हुआ है कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर अर्निंग बाय रेंटिंग टू कस्टमर्स। कोई कमर्शियल जनरेटर है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, हेल्ड फॉर अर्निंग, जिसको मैं किराए पे देता हूँ, रेंट आउट करता हूँ कस्टमर्स को, तो वो भी मेरा ही एसेट होगा। कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर यूज इन ऑफिस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, और ये भी मेरा जो है वो नॉन करंट एसेट होगा, चाहे मैंने ऑफिस में रखा हो चाहे मैंने फैक्ट्री में रखा हो। और मैंने ये रखा इसलिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्टेज है उसको मैं केटर कर सकूं। कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर रीसेल टू कस्टमर्स। कोई ऐसा कमर्शियल जनरेटर जो मैंने रीसेल के लिए, यानी कि बेचने के लिए अपने पास रखा हुआ है, ये मेरी इन्वेंट्री होगी। ठीक है। अगर मैं कोई भी नॉन करंट एसेट अपने पास रखता हूँ जिसको मैं रीसेल करूंगा कस्टमर्स को, यानी कि मैं परचेज करता हूँ और फिर मैं परचेज कर कर आगे बेचा करता हूँ, तो वो मेरी इन्वेंट्री कहलाती है, वो मेरा नॉन करंट एसेट नहीं है। तो वन का आंसर डी होगा। टू में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें से कौन सी चीजें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगी? स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 7 years। कोई ऐसा जनरेटर जो मैं जो है वो 7 सालों के लिए इस्तेमाल करूंगा। कोई स्टैंड बाय जनरेटर है, बिल्कुल वो मेरा नॉन करंट एसेट है। अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल। एक ऐसा प्लॉट ऑफ लैंड है जो मैंने रीसेल के लिए रखा। अगेन, अगर मैंने रीसेल के लिए कोई प्लॉट ऑफ लैंड रखा है तो वो मेरी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री हर वो चीज़ होती है जो हेल्ड फॉर रीसेल हो, यानी कि कस्टमर्स को आगे बेचने के लिए मैंने अपने पास रखी हुई है। अ बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर्स, अ जनरेटर फॉर रेंटल टू अदर्स। तो मेरा आंसर जो है वो 1, 3 एंड 4 यानी कि सी बनेगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें से कौन सी चीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है? टेंजेबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आई 16 की डेफिनेशन में टेंजिबल एसेट्स ही आते हैं, वो एसेट्स जिनको मैं हाथ लगा सकूं, टच कर सकूं। एसेट्स हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कोई ऐसे एसेट्स जो मेरे पास मैंने रखे हुए हैं, जिससे मैं मजीद गुड्स की या सर्विसेज की प्रोडक्शन कर सकूं या सप्लाई कर सकूं, ये भी मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं। अगर मैं कोई भी एसेट अपने पास रखता हूँ जिससे मैं जो है वो प्रोडक्शन करूंगा, फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, या कोई भी ऐसा एसेट है जिससे मैं गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल कोई कार है, कोई व्हीकल है, तो वो मेरा नॉन करंट एसेट है। सी में लिखा हुआ है एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि कोई मेरे पास ऐसा एसेट हो जो मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि आम हालात में अपने पास इसलिए रखता हूँ ताकि मैं उसको बेच सकूं। अब देखिए, नॉन करंट एसेट हम बेच तो सकते हैं और उस पर गेन या लॉस और डिस्पोजल भी बुक होता है, लेकिन आम हालात में वो बेचने के लिए नहीं रखा होता। अगर आम हालात में कोई एसेट ऐसा है जो मैंने बेचने के लिए रखा है, यानी कि एसेट हेल्ड फॉर रीसेल है या एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो मेरा नॉन करंट एसेट नहीं है। वो मेरी इन्वेंट्री है, क्योंकि मेरी नीयत ये थी कि मैं खरीदूंगा और उसको आगे बेचा करूंगा। तो सी आंसर होगा। डी में बहरहाल लिखा क्या है? एसेट्स एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन पीरियड। नॉन करंट एसेट 1 साल से ज्यादा ही यूज होते हैं, तो थ्री का आंसर सी है। फोर पर आ जाते हैं। फोर में लिखा हुआ है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड्स टू कंस्ट्रक्ट एन ऑफिस बिल्डिंग टू बी ऑक्यूपाइड बाय हिज ओन स्टाफ।
एक कॉन्ट्रैक्टर एक बिल्डिंग बनाएगा जिसमें उसका अपना ही स्टाफ रहेगा। देखो, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम मेनली बिल्डिंग बनाना होता है, लेकिन ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये बिल्डिंग किसी के ऑर्डर पे नहीं बनाई जा रही, किसी के कहने पे नहीं बनाई जा रही, बनाकर किसी को बेची नहीं जा रही, बल्कि ये मेरी अपनी ही ऑफिस की बिल्डिंग होगी जिसमें मेरा अपना स्टाफ होगा। Which two of the following costs incurred by the building contractor cannot be included as a part of the cost of the office building? इसमें से कौन सी दो ऐसी कॉस्ट्स हैं जिसको मैं IA-16 के हिसाब से अपनी नॉन करंट एसेट्स की कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकता? यानी कि जब मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो मैं बिल्डिंग की कॉस्ट में उसको इंक्लूड नहीं कर सकता। IA-16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वैसे ये कहता है कि अगर आप कोई नॉन करंट एसेट्स जो है वो बना रहे हो और उसमें आप कोई खर्चे लगाते हो, तो वो आप उसको उसमें कैपिटलाइज कर सकते हो क्योंकि वो उस एसेट के लिए यूज है। ए में लिखता है सीमेंट, आयरन, सैंड एंड क्रश्ड स्टोन बॉट फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर मैंने सीमेंट परचेज करी है, कोई आयरन परचेज करा है, बजरी परचेज करी है, या कोई स्टोन्स परचेज करे हैं जो उस कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होंगे, यानी कि उस नॉन करंट एसेट को बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, तो वो तो उस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होंगे, उस नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में शामिल होने चाहिए। तो ए तो शामिल होगा। बी में लिखा हुआ है प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अच्छा, ये 16 जो है वो जो आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट होती है उसको कैपिटलाइज करने से मना करता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को आप डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर नहीं कर सकते हो और उसको आप अपने एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं कर सकते हो। सी में लिखा हुआ है हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज ऑन द ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस की बिल्डिंग के लिए कोई आपने जो है ना वो प्लांट एंड मशीनरी हायर करी है, जिस प्लांट एंड मशीनरी को आप इस्तेमाल कर कर और उस ऑफिस के बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाओगे, तो ये तो कोई डायरेक्ट कॉस्ट नज़र आ रही है जो कि मैं उसकी कॉस्ट में इस्तेमाल कर सकता हूँ, इंक्लूड कर सकता हूँ। डी में लिखा हुआ है एडिशनल डिज़ाइन वर्क कॉज्ड बाय इनिशियल डिज़ाइन एरर्स। एरर्स या वेस्टेज की जो कॉस्ट होती है उसको हम IA-16 के हिसाब से कैपिटलाइज नहीं करते, तो मोस्ट लाइकली इसका आंसर बी एंड डी होगा। 5. Alpha Trading Limited ATL uses own staff assisted by contractors when required to construct a new warehouse for its own use. एक कंपनी जो है वो अपने स्टाफ के जरिए और कॉन्ट्रैक्टर्स की असिस्टेंट्स के जरिए कोई वेयर हाउस बना रही है जो अपने इस्तेमाल में यूज होगा। आइडेंटिफाई द कॉस्ट लिस्टेड बिलो दैट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। कौन सी कॉस्ट आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो? क्लियरेंस ऑफ द साइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल कोई ऐसा खर्चा जो कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ा लाजमी था। अब देखें, ये क्लियरेंस करवाना बड़ा लाजमी था ना, ताकि ज़मीन क्लियर हो जाए और उस पर कंस्ट्रक्शन हो सके, तो ये तो कैपिटलाइज होगा। प्रोफेशनल सर्वेयर फीस फॉर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन का काम मैनेज करने के लिए किसी प्रोफेशनल सर्वेयर को मैंने जो है वो फीस पे करी है, और ऐसी फीस भी डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि इसके बगैर बिल्डिंग का बनाना पॉसिबल नहीं है। सर्वेयर आते हैं, साइट को देखते हैं और मुख्तलिफ जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में गाइडेंस देते हैं, तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट से कैपिटलाइज होगी। सी में लिखा हुआ है ATL's ओन स्टाफ वेजेस फॉर टाइम स्पेंड वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के वक्त अगर मैंने अपना स्टाफ भी इस्तेमाल करा है और उसकी कॉस्ट जो है वो लग रही है, यानी कि वो तनख्वाह लेकर जा रहा है, वो तनख्वाह इस बात की लेकर जा रहा है कि वो जो है वो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है और कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो ये भी मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है और कॉस्ट एक्सेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी। डी, अ प्रोपोर्शन ऑफ ATL's एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बेस्ड ऑन स्टाफ टाइम स्पेंड। यानी कि अब यहाँ पर ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ये कोई एडमिन की कॉस्ट है, और एडमिन की कॉस्ट जो है उसका कोई प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट ओवरहेड जो है उसको कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है, तो ए, बी और सी मेरा आंसर होगा। सॉरी, डी मेरा आंसर होगा, कैन नॉट बी पार्ट पूछा था। 6 में बोलते हैं विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी कैपिटलाइज्ड विद इन द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्लान। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, इसमें से कौन सी दो ऐसी चीजें हैं शुड बी कैपिटलाइज, इसको मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा within the initial carrying amount of an item of plant. Cost of transporting the plant to the factory. IA-16 ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसी कॉस्ट इनकर करी है जिससे आपका प्लांट एक ऐसी कंडीशन में लेकर आ रहे हो आप जिससे आप उसको यूज कर सको, तो उसको आप कैपिटलाइज करना, तो ए तो लाजमी तौर पर कैपिटलाइज होगा।
बी में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द प्लांट। प्लांट को ऑपरेट करने के लिए अगेन मैं कोई अगर ऐसी कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ जो प्लांट के को ऑपरेशनल कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है, तो उसको भी मैं कैपिटलाइज करता हूँ। तो बी जो है वो भी मेरी प्लांट की जो कॉस्ट है उसमें ऐड होगा, उसमें कैपिटलाइज होगा, उसमें इंक्लूड होगा। IA-16 ये कहता है कि कोई भी ऐसा खर्चा करना पड़े अगर जिससे प्लांट को उसकी यूजेबल कंडीशन में लेकर आना है, जिस इंटेंडेड कंडीशन में आप चाहते थे, तो वो सारी कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगी। सी आर डिडक्शन टू रिफ्लेक्ट द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। कोई डिडक्शन आप कर रहे हो रेजिडुअल वैल्यू शो करने के लिए, तो ये तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम रेजिडुअल वैल्यू को यूज करते हैं सच। ये में लिखा है कॉस्ट ऑफ अ 3 ईयर मेंटेनेंस एग्रीमेंट। मेंटेनेंस का जो एग्रीमेंट है वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी कि मेंटेनेंस के एग्रीमेंट के लिए अगर कोई खर्चा है तो वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्लांट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होता। तो A एंड B आंसर होगा। 7 पर आते हैं एंटिटी परचेज सम हेवी मशीनरी, द इनवॉइस ऑफ द मशीनरी शो द फॉलोइंग आइटम्स। इनवॉइस पे लिखा हुआ था कॉस्ट लिखी हुई थी, डिलीवरी की कॉस्ट लिखी हुई थी, कॉस्ट ऑफ 12 मंथ्स वारंटी ऑन द मशीन लिखा हुआ था, टोटल अमाउंट पेएबल जो अभी भी पे करना है वो लिखा हुआ था। In addition, the entity incurred 3.4 million in making modification to its factory so that the heavy machinery could be installed. कुछ मैंने मॉडिफिकेशन करी उस मशीन को रखने के लिए, जगह को चेंज करना था। What should be the cost of the machinery in the entities machineries account in the ledger? मशीनरी के अकाउंट में जो कॉस्ट होगी वो टोटल इस मशीन की कितनी आएगी। अब देखिए 46 मिलियन जो उसकी मुझे कॉस्ट ऑफ मशीनरी नजर आ रही है वो आ जाएगी, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ मशीनरी का मतलब ये है कि मैंने 46 मिलियन की मशीन खरीदी, प्लस कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 0.9 ये भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि IA-16 ये कहता है कि आपका जो एसेट है उसको लेकर आने के लिए कोई खर्चा किया जाए, या कोई भी ऐसा खर्चा किया जाए जिससे उस एसेट को उसकी वर्केबल कंडीशन में लेकर आया जाए। कोई भी ऐसा खर्चा किया जाए जिससे वो उस कंडीशन में आना, उस कंडीशन में लेकर आने के लिए कोई लाजमी खर्चा किया जाए जिस कंडीशन में आप उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, वो सारा खर्चा कैपिटलाइज होता है। तो लिहाजा कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी कैपिटलाइज हम कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 12 मंथ्स वारंटी ऑन द मशीनरी। देखिए अगर वारंटी की कोई कॉस्ट है 1.6 मिलियन की, 12 महीने फॉर एग्जांपल कोई सर्विस की कॉस्ट है, कोई मेंटेनेंस की कॉस्ट है, कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट है, तो वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होता, बल्कि उसको एक्सपेंस आउट करेंगे, क्योंकि वो 12 महीने के अंदर अंदर उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी नहीं होगा, तो नॉन करेंट एसेट भी नहीं है। और वैसे भी अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह वाला कोई खर्चा होता है तो वो एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होता। अब देखें ये टोटल अमाउंट पेएबल लिखा हुआ है 48.5 मिलियन। अब ये क्या मतलब है, देखिए ये किसी लायबिलिटी का अमाउंट होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जो मेरा सप्लायर है ना, उससे मैंने 46 मिलियन की मशीन खरीदी, उसने बोला 0.9 मिलियन डिलीवरी के भी हैं, उसने बोला 1.6 मिलियन जो है ना वो वारंटी के भी हैं। तो 48.5 मिलियन टोटल एसेट की वैल्यू है, और ये पूरा अमाउंट पेएबल आ रहा है, यानी कि मैंने अभी पे नहीं किया। अब पे करूं पे ना करूं ये मेरी एक लायबिलिटी है। अगर मैंने ये पे किया होता, अगर मैंने ये पे किया होता तो कैश क्रेडिट हो रहा होता। क्योंकि मैंने इसको पे नहीं किया तो मैंने जो है ना वो अमाउंट पेएबल को क्रेडिट किया हुआ होगा। तो वो तो शामिल है ना इसमें ऑलरेडी, जितना मुझे एसेट में कैपिटलाइज करना था 46 और 0.9 वो इसमें इंक्लूडेड होगा। देखिए एंट्री क्या पास हुई होगी, नॉन करंट एसेट डेबिट 46.9, ठीक है, और एक्सपेंसेस डेबिट 1.6, और पेएबल क्रेडिट 48.5। ये एंट्री पास हुई होगी। 1.6 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस में गया होगा, बाकी सारा अमाउंट नॉन करंट एसेट्स में ऐड हुआ होगा, और ये पूरा पेएबल है, यानी कि मैं बाद में कभी ना कभी पे करूंगा, तो इसको अलग से अब इसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हाँ बहरहाल नीचे एक और चीज लिखी हुई है, इन एडिशन, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज के अलावा द एंटिटी इनकर्ड 3.4 मिलियन in making modification to its factory so that the heavy machinery could be installed.
मैंने 3.4 मिलियन का एक और खर्चा किया है, जिससे मैंने जो है ना वो पूरी फैक्ट्री की मॉडिफिकेशन करवाई है, ताकि वो जो मशीन है उसको मैं इंस्टॉल कर सकूं। अगर मैं कोई भी ऐसा खर्चा इनकर कर रहा हूँ जिससे मैं अपनी करंट फैक्ट्री की कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ, ताकि वो मशीन इंस्टॉल हो सके, वो ऐसा खर्चा है जो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए लाजमी है या मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है, तो वो भी इसको उसमें कैपिटलाइज होगा। तो 46.9 और 3.4 तीनों ऐड होंगे, यानी कि 50.3 मिलियन, यानी कि डी मेरा आंसर होगा 7 का। 8 पर आते हैं। बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 400 मिलियन on 1st January 2015 in the period to the year ended of 31st March 2015. The following further costs were incurred: cost of initial adoption of the building, legal costs relating to the purchase, monthly cleaning contract, air conditioning unit necessary for machinery to be used, cost of machinery. What amount should appear as the cost of premises in the entity's statement of financial position at 31st of March 2015? 31 मार्च 2015 के लिए कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर क्या अमाउंट ऐड होना चाहिए। वापस से पढ़ते देखिए, बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 400 मिलियन। 400 मिलियन तो कैपिटलाइज होगा बिल्कुल। इन द पीरियड टू द ईयर एंड ऑफ 31st of March 2015 द फॉलोइंग फर्दर कॉस्ट वेर इनकर्ड। और मजीद ये कॉस्ट इनकर हुई क्या? कॉस्ट ऑफ इनिशियल एडॉप्शन ऑफ द बिल्डिंग 12 मिलियन, यानी कि 12 मिलियन का मैंने मजीद खर्चा किया ताकि मैं वो उस बिल्डिंग को एडॉप्ट कर सकूं। और ये भी इनिशियल खर्चा है और ये भी मेरे एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है, लिहाजा मेरे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आता है। अगली चीज है लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू दी परचेज। परचेज करने के लिए कोई कागजी कार्रवाई करी गई, कोई लीगल फीस पे करी गई, ये सारी कॉस्ट भी जो होती है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती हैं, यानी कि 2.5 मिलियन भी आएगा। मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो 3.5 मिलियन की जिसकी कॉस्ट है और जिससे जो है वो बिल्डिंग की या जो भी जगह है इसकी उसकी क्लीनिंग होती है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। और अगर ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है और ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इसको मैं कहीं पर भी अकाउंट फॉर नहीं करूंगा, ये एक्सपेंसेस में जाएगा, ये एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज। मशीन को इस्तेमाल करने के लिए कोई एयर कंडीशनिंग यूनिट है जिसको मैंने जो है वो इंस्टॉल करा है और उसकी वैल्यू आ रही है 2.8 मिलियन। ठीक है, एयर कंडीशनिंग यूनिट है, नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज। अच्छा, अब इधर लिखा हुआ है व्हाट अमाउंट शुड अपीयर एज द कॉस्ट ऑफ प्रेमिसेस। देखिए, एयर कंडीशनिंग का जो यूनिट है वो मेरा नॉन करंट एसेट तो लाजमी है, मगर मुझे अभी मालूम करना है कि जो प्रेमिसेस है ना, प्रेमिसेस जगह, उसकी जो कॉस्ट है उसमें क्या क्या ऐड होगा। तो ये तो एक सेपरेट मेरा जो होगा वो एक नॉन करंट एसेट होगा। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ मशीनरी, अगेन कॉस्ट ऑफ मशीनरी भी मेरा नॉन करंट एसेट है, लेकिन वो प्रेमिसेस तो नहीं है ना। प्रेमिसेस में तो 400 मिलियन आएगा जो उसको प्रेमिसेस की कॉस्ट है, और उससे रेलेवेंट जितने भी लीगल या उसकी इनिशियल एडॉप्शन बिल्डिंग की जो है उसकी कॉस्ट है, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 414.5 मिलियन आएगा, यानी कि मेरा आंसर ये होगा। 9, an entity has built a new factory incurring the following cost. What will be the total amount capitalized in respect of the factory? फैक्ट्री के हिसाब से टोटल जो कैपिटलाइज होने वाली अमाउंट होगी वो क्या होगी? लैंड नॉन करंट एसेट है 1.2 मिलियन। मटीरियल, शायद फैक्ट्री बनाने के लिए मैंने जो है ना वो कोई मटेरियल इनकर किया है, सीमेंट, सैंड, कुछ भी लेकर आया हूँ मैं, तो 2.4 मिलियन। ठीक है, लेबर, लेबर को मैंने 3 मिलियन दिया है। ठीक है, आर्किटेक्चर्स फीस, अगेन इस एसेट को बनाने के लिए आर्किटेक्चर को फीस देना जो है वो ज़रूरी था, तो आर्किटेक्चर की जो फीस है वो भी शामिल होगी। अच्छा, उसके बाद सर्वेयर्स फीस, कोई बंदा सर्वे करने आया था उसकी फीस, बिल्कुल वो भी रेलेवेंट कॉस्ट है। साइट ओवरहेड्स, उस स्पेसिफिक साइट के अपने कोई ओवरहेड्स हैं, छोटे मोटे ओवरहेड्स क्या होते हैं, छोटे मोटे जो भी खर्चे मैं इनकर करता हूँ, मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, 1200 प्लस 2400 प्लस 3000 प्लस 25
25 सही है, प्लस 15 प्लस 300। अपोर्शनड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अपोर्शनड यानी कि तकसीम करे हुए, और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यानी कि जनरल एडमिन के कोई खर्चे थे, इसको मैं अपने एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करता। जो अपोर्शन कॉस्ट होती है वो इंक्लूड नहीं करी जाती। टेस्टिंग ऑफ फायर अलार्म्स, बिल्कुल फायर अलार्म्स की टेस्टिंग भी जो है वो ज़रूरी है ताकि बिल्डिंग सही चल रही है या नहीं ये देखा जा सके। बिजनेस रेट्स फॉर फर्स्ट ईयर 12,000 रेट्स, ये आप समझिए एक तरह का एनुअल टैक्स होता है और वो बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल नहीं होता, वो एक्सपेंस आउट होता है। तो सबको ऐड करेंगे 6950000। On 1st March, Mercury Limited acquired a machine from plant under the following terms. List price of the machine, import duty, delivery fees, electrical installation cost, pre-production testing, purchase of a 5 years maintenance contract with plant. In addition to the above information, ML was granted a trade discount of 10% on the initial list price of the asset and a settlement discount of 5% on remaining amount if payment for the machine was received within 1 month of purchase. ML expected and paid for the plant on 25th of March. On what amount the plant should be initially measured on acquisition? जब मैंने प्लान खरीदा होगा तो मैंने उसको इनिशियली जो है वो किस वैल्यू पर मेजर करा होगा। देखिए सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट 10% का है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये है कि जब मैंने उसको परचेज करा तो उसकी जो भी वैल्यू बन रही थी जो कि 82 मिलियन है, ठीक है। 82 मिलियन का 10% जो है ना वो मेरा लिस्ट प्राइस जो है उस पर 10% मुझे डिस्काउंट मिला, तो ये वैल्यू बच गई 738000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब आप कोई एसेट परचेज कर रहे होते हो। आपने एसेट परचेज किया 82 मिलियन का, उसने आपको जो है वो 8200 का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, अब इसकी ये वैल्यू बच गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उसने ये बोला कि अगर जल्दी पेमेंट करोगे तो हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे, और एक्सपेक्टेड यही है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे। इसका मतलब आपको 73.8 भी पे नहीं करने होंगे, बल्कि इसका फर्दर आपको जो है ना, इसका फर्दर आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको जो वैल्यू पे करनी पड़ेगी वो होगी 70110, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज इसमें ऐड हो जाती हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटीज आपकी 1500 है। उसके बाद आपने की डिलीवरी फीस है 2050 वो ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है 9500 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपके पास प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग है, यानी कि टेस्टिंग की कोई कॉस्ट है, या प्रोडक्शन से पहले अगर आप कोई टेस्टिंग कर रहे थे उसकी कॉस्ट है, वो भी कैपिटलाइज होती है। परचेज ऑफ अ 5 years मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो रिपेयर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता, तो 88060 की टोटल अमाउंट आ रही होगी।